गुडविल का पहला क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग में आ जाओ। गुडविल का क्या मीनिंग है वो लिख लो। गुडविल इज द बेनिफिट ऑफ गुडविल इज द बेनिफिट ऑफ गुड नेम। गुडविल इज द बेनिफिट ऑफ गुड नेम, reputation which places an enterprise which places an enterprise which places an enterprise at an advantage at an advantage due to which the enterprise is able to due to which the enterprise is able to earn higher profits earn higher profits without putting extra efforts without putting extra efforts without putting extra efforts. फिर लिखो it is nothing but an attractive force which brings customers regularly to the old place या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस। इतना लिखो, फिर इसका मतलब हम तुम लोग को समझा देते हैं। फटाफट लिखो। हो गया लिखना। गुडविल वर्ड का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? रेप्यूटेशन। हिंदी में बोले तो इज्जत, है ना। आज मान लो अगर हम लोग को स्पोर्ट्स शूज खरीदना है तो अपने दिमाग में क्या आता है? नाइकी, एडिडास, रीबॉक, प्यूमा, ये सब आता है। क्यों आता है? बिकॉज इन लोग क्या करते हैं, इन लोग का रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है ना। अगर अपने एक बार इन लोग का जूता खरीद लिए तो वो जूता से अपने को क्या मिलता है? कंफर्ट मिलता है। अगर अपना जूता खराब हो जाएगा तो वापस से क्या है, हम वहीं जाएंगे खरीदने के लिए, है ना। उन लोग का रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, तो इसी को अपने गुडविल बोलते हैं। गुडविल के कारण बिजनेस का क्या होता है? बिजनेस को एक एडवांटेज मिलता है ना, उसको ज्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करना पड़ता है। वो क्या है, हायर प्रॉफिट्स इजीली अर्न कर सकता है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो एकदम क्या लिखा हुआ है। गुडविल इज द बेनिफिट ऑफ द गुड नेम। तो गुडविल क्या है? रेप्यूटेशन, है ना। उसका नाम अच्छा है, उसी का बेनिफिट उसको मिलता है। तो गुडविल इज द बेनिफिट ऑफ गुड नेम, रेप्यूटेशन विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज। एंटरप्राइज को क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है। ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। तो ये एडवांटेज उसको क्या मिलता है कि वो ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स नहीं देना पड़ेगा। वो ऑलरेडी अपना अच्छा नाम बना चुका है, पब्लिक के सामने इमेज उसका अच्छा है। लोग क्या है, आराम से आगे उसका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, राइट। इट इज नथिंग बट एन अट्रैक्टिव फोर्स which brings customer regularly to the old place या फिर place of business। तो ये गुडविल क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। लोगों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, बिकॉज उसका नाम मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है। लोग वापस से क्या है, उसी के पास जाएंगे। समझ में आया? तो गुडविल का यहाँ पे डेफिनेशन हम तुम लोग को लिखा दिए, तुम लोग की बुक में ये चीज लिखा हुआ है, बट सिंपल मतलब गुडविल का क्या है? रेप्यूटेशन। समझ में आया? चलो ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ। 3-4 तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फीचर्स बोलो, बात एक ही है। सबसे पहला, अच्छा, इज्जत, रेप्यूटेशन। आज कोई एक कंपनी का रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, क्या वो रेप्यूटेशन को अपने देख सकते हैं? क्या टच कर सकते हैं? क्या? तो ये टैंजिबल हुआ कि इनटैंजिबल हुआ? ये एक इनटैंजिबल थिंग है, तो लिख लो इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। दूसरा लिखो,
does not have an existence, does not have an existence, does not have an existence separate from that of an enterprise, separate from that of an enterprise, does not have an existence separate from that of an enterprise। मतलब क्या होता है, आज प्यूमा का गुडविल है ना, प्यूमा का कंपनी का, प्यूमा एक कंपनी है, उससे उसका रेप्यूटेशन को क्या अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो उसी के साथ रहेगा। तो इसीलिए लिखा है डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। समझ में आया? हम लोग कोई कंपनी का गुडविल जो है उसको उससे अलग नहीं कर सकते। थर्ड लिख लो, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो गुडविल के कारण क्या होता है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। इट हेल्प्स इन अर्निंग, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स। समझ में आया? तो बेसिक फीचर्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये था गुडविल का। क्या था मेरे को बताओ, ये कौन सा एसेट हुआ? इनटैंजिबल एसेट हुआ। क्यों? बिकॉज अपने इसको देख नहीं सकते, राइट, टच नहीं कर सकते। डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। कोई भी कंपनी का, एक कंपनी है, उसका गुडविल को उससे अपने अलग नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं कर सकते। फिर तीसरा आपने क्या देखी, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। गुडविल के कारण क्या होगा, कोई भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। मेरे साथ तुम लोग सबको ही बोलेगा गुडविल का मीनिंग, ठीक है? ट्राई करो बोलने का, बिकॉज तुम लोग को क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि गुडविल का मतलब क्या हुआ, 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करो। देख के बोलो, बट एटलीस्ट बोलो, दिमाग में बैठना चाहिए। Goodwill is the benefit of good name, reputation, which places an enterprise at an advantage, due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts। उसको कुछ भी extra efforts नहीं डालना पड़ेगा, वो आराम से अपना नाम के कारण profits earn कर सकता है। इतना क्लियर है? ये एकदम बेसिक चीज था, अभी तो कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं है। चलो ठीक है, अब अपने यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। एकदम भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, अभी जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ। गुडविल 2 तरीके का है। गुडविल कितना तरीके का है? 2 तरीके का है। एक है परचेज्ड गुडविल, एक क्या है? परचेज्ड गुडविल। दूसरा है सेल्फ जेनरेटेड, सेल्फ जेनरेटेड या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल। ये 2 गुडविल पहले अच्छे से लिख लो, एकदम आराम आराम से चलो, एकदम भी भागना नहीं है। अपने क्या देख रहे हैं यहाँ पे? टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है? गुडविल का कितना टाइप है? यहाँ पे 2 तरीके का। क्या है? पहला परचेज्ड गुडविल और दूसरा सेल्फ जेनरेटेड या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल। बिना देखे ट्राई करो बोलने का। 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज्ड गुडविल, दूसरा सेल्फ जेनरेटेड या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल। ठीक है, परचेज्ड गुडविल क्या होता है पहले इसके बारे में लिख लो, पहले लिख लेते हैं फिर अपने समझेंगे। It arises on purchase of business, purchase of business, it arises on purchase of business for which the firm has paid, for which the firm has paid consideration in cash या फिर काइंड। लिखो। उसके बाद इट इज एन asset for the company, it is an asset for the company। पहले इतना लिख लो, फिर आगे लिखवाएंगे, इसको पहले समझा देंगे। इतना हो गया। क्या लिखा हुआ है? It arises on purchase of business for which the firm has paid consideration in cash या फिर kind। इसका मतलब क्या है? मान लो मेरा फर्म है, ठीक है ना,
मेरा क्या है, एक फर्म है, मेरे को अमूल का आइसक्रीम बहुत पसंद है। क्या पसंद है मेरे को, अमूल का आइसक्रीम। ठीक है, हम मानो हम अमूल को बोल रहे हैं कि मेरे को क्या करना है, आपका गुडविल को खरीदना है 1000 करोड़ में, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस को परचेज करें, अमूल भी एक बिजनेस है, ब्रांड है, हम इसको खरीद रहे हैं, उसके बदले उसको क्या दे रहे हैं, 1000 करोड़ रुपया, पैसा हो गया, पैसा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरा कंपनी को खरीद रहे हैं, उसका गुडविल को खरीद रहे हैं, तो यही क्या हो गया मेरा, परचेज गुडविल, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, दूसरे का बिजनेस को खरीद रहे हैं, फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश या फिर काइंड। यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, कंसिडरेशन किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश के फॉर्म में दे रहे हैं। काइंड क्या होता है, मान लो कैश नहीं दे रहे अपने, कोई दूसरा चीज दे रहे हैं, कैश के बदले कुछ अपने एसेट वगैरह दे दिए, है ना, उतना ही वैल्यू का अपने कुछ और दे दिए, कैश को छोड़ के अगर अपने कुछ और देते हैं देन दैट इज नोन एज काइंड। और अगर रुपया दे रहे हैं तो वो क्या होता है, मेरा कैश होता है। तो परचेज गुडविल मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरे का बिजनेस खरीद रहे हैं और उसके बदले हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो हम लोग दूसरे का बिजनेस खरीद रहे हैं या अमूल को खरीद रहे हैं अपने, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है कि मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड की एसेट साइड, एसेट साइड। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है ना, ICAI, वो क्या है ना, बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाल रखा है जो कि तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। ये चीज तुम लोग जब अगर CA करोगे या फिर BCom में जाओगे तब तुम लोग पढ़ोगे, बट एक छोटा सा चीज तुम लोग की थ्योरी में पूछ सकते हैं, इसलिए हम तुम लोग को बता देते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या निकाल रखा है, बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाल रखा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AS। तो AS 26 में गुडविल के बारे में पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है। उसमें से एक जो छोटा सा चीज है वो अपने यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर तुम लोग को हम समझा देंगे। दिस गुडविल इज जनरली amortized. This goodwill is generally amortized within 10 years or within the life of goodwill. लिख लो। अच्छा, ये चीज कौन इशू किया, हम क्या बोले तुम लोग को, ICAI। क्या इशू करता है ICAI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 में गुडविल के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, हम तुम लोग को क्या बोले, ये परचेज गुडविल मेरा क्या है, असेट है, इसको अपने कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। असेट के ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। लेकिन ये जो गुडविल है ये अपना टैंजिबल तो नहीं है, ये इनटैंजिबल है। तो अपने 11 में देखे थे जब अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे थे कि इनटैंजिबल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं ना। गुड इंटैंजिबल एसेट्स को अपने क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड तुम लोग का क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये जस्ट थ्योरेटिकल चीज है, इनकेस तुम लोग को अगर MCQ में पूछ लिया तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, दिस गुडविल इज जनरली अमोर्टाइज। गुडविल को क्या करना पड़ेगा, अपने को अमोर्टाइज करना पड़ेगा विद इन 10 ईयर्स। 10 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको राइट ऑफ करके खत्म करना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 साल में क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और विद इन द लाइफ ऑफ गुडविल, आज मान लो हम लोग कोई गुडविल खरीदे, मेरे को लग रहा है कि ये एसेट, गुडविल एसेट होता है, मेरे को लग रहा है कि ये एसेट मेरे को 4 साल बेनिफिट देगा या 5 साल बेनिफिट देगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 या 5 साल में उसको अमोर्टाइज करके खत्म करना पड़ेगा। समझ में आया। तो बस तुम लोग को ये चीज MCQ में पूछ सकता है कि गुडविल के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 क्या बोल रहा है। तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि गुडविल को क्या है, अपने अमोर्टाइज करते हैं विद इन 10 ईयर्स और विद इन द लाइफ ऑफ गुडविल। वो गुडविल मेरे को जितना साल बेनिफिट देगा मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको अमोर्टाइज करके राइट ऑफ करके खत्म करना पड़ेगा। समझ में आया। एक बार वापिस से देख लेते हैं। अपने अपने यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरीके का है, 2। पहला क्या है, परचेज्ड गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल में क्या बोल रहा है मेरे को, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, उसके बदले क्या दे रहे हैं, कैश या फिर काइंड में दे रहे हैं। गुड, ये परचेज गुडविल अपने लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 बोलता है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अपने बैलेंस शीट में एसेट के साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर अपने कोई गुडविल को परचेज कर रहे हैं तो। और परचेज गुडविल को क्या करना पड़ता है, अमोर्टाइज करना पड़ता है विद इन 10 ईयर्स या फिर विद इन द लाइफ ऑफ
गुडविल। क्लियर हुआ? अच्छा, परचेज गुडविल में तो अपने परचेज कर रहे हैं कोई बिजनेस को। सेल्फ जेनरेटेड नॉन परचेज गुडविल में तुम लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे अपने कोई चीज परचेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने खुद से बना रहे हैं, खुद से रेप्यूटेशन को अपने क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का गुडविल को खरीद नहीं रहे हैं, यहाँ पे अपने खुद से अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं लोगों के सामने, राइट? चलो इसके बारे में भी लिख लो। दिस गुडविल is not purchased. This goodwill is not purchased for consideration. This goodwill is not purchased for consideration, but it is earned by, but it is earned by, but it is earned by the efforts of the management या फिर पार्टनर्स। क्या लिखा हुआ समझाएं? सेल्फ जनरेटेड नॉन परचेज गुडविल में अपने को क्या बोल रहा है? दिस गुडविल इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन। अपने पैसा देके किसी का गुडविल को खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? बट इट इज अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट या पार्टनर्स। यहाँ पे मैनेजमेंट जो कंपनी को मैनेज करता है, जो फॉर्म को मैनेज करता है, वो लोग क्या कर रहे हैं? खुद से अपना रेप्यूटेशन को क्रिएट कर रहे हैं, अपने मेहनत से क्या है, रेप्यूटेशन को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, फिर लिखो दिस गुडविल इज not recorded. This goodwill is not recorded as an asset in the books. लिखिए, बताओ हो गया सबका लिखना? अच्छा, हम लोग सेल्फ जनरेटेड में क्या कर रहे हैं? खुद से अपना मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग कितना मेहनत किए? 10 लाख का मेहनत किए, 20 लाख का मेहनत किए, 10 करोड़ का मेहनत किए। क्या इसका मोल है? क्या इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने बुक्स में एसेट के जैसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ है, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बुक्स। इसको क्या है, सेल्फ जनरेटेड नॉन परचेज गुडविल को अपने बुक्स में एसेट के जैसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज ये हम लोग खुद का मेहनत से बना रहे हैं, और अपने कितना रुपए का मेहनत किए वो अपने डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ में आया? तो अपना यहाँ पे क्रक्स क्या निकला? परचेज गुडविल को क्या करना पड़ता है? एसेट के जैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, और नॉन परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने एसेट के जैसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया? परचेज गुडविल में हम लोग क्या करें? किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, किसी का गुडविल खरीद रहे हैं, उसके बदले उसको पैसा दे रहे हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल में क्या है? हम लोग खुद से अपना रेप्यूटेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने मेहनत से। समझ में? अभी हम लोग कुछ खरीद नहीं रहे, राइट? चलो, इतना क्लियर हुआ? पूछना है तुम लोगों को कुछ? ठीक है, फाइन। अच्छा, अब एक चीज और लिख लो, नीड फॉर। तुम लोग ये सब थ्योरी में पूछ सकता है, इसलिए तुम लोग को थोड़ा बहुत लिखा दे रहे हैं, क्योंकि जब तुम लोग बुक पढ़ेगा तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जब हम लोग को क्या है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, राइट? पहला चीज लिखो, when there is change in, when there is change in profit sharing ratio among partners, profit sharing ratio among partners, when there is change in profit sharing ratio among partners. दूसरा लिखो, admission of new partners, admission of new partners. Third, retirement, retirement या फिर डेथ ऑफ
पार्टनर, रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। फोर्थ, पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। फिफ्थ, two or more firms amalgamate, two or more firms amalgamate। Sixth लिखो, when partnership firm is converted into company, when partnership firm is converted into company, हो गया लिखना। तो क्या हेडिंग है अपना, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जब हम लोग को गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन को निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज ये नहीं कि हम बनाए हैं, ये चीज अपना एक्ट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म ये सब बोलता है, अपने लोग नहीं बोल रहे हैं ये सब चीज। तो क्या लिखा हुआ है पहला, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। मान लो 3 पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 1:1:1। तो मेरे को इस केस में क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन वापस से निकालना पड़ेगा। दूसरा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, अपना ये चैप्टर आएगा अकाउंट्स में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हम लोग को जब पार्टनर का एडमिशन होता है, जब नया पार्टनर मेरे फर्म में आ रहा है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपना फर्म का गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब अपने ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, तब अपने सीखेंगे उसमें। समझ में आया। फिर क्या बोल रहा है, रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। एक रिटायरमेंट मतलब क्या होता है, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। डेथ मतलब जब एक पार्टनर का हाँ वो मर गया, चला गया वो अपने पार्टनरशिप फर्म से। तो इस केस में भी मेरे को क्या करना पड़ता है, अपना गुडविल का वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मेरा गुडविल का वैल्यू कितना है। फिर क्या बोला है, पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, हम अपना पार्टनरशिप फर्म को बेच रहे हैं, तो मेरे को तो ऑब्वियसली गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा ना, कि मेरा फर्म का क्या वैल्यू है। उसके बाद टू और मोर फर्म्स अमेलगमेट। अमेलगमेट मतलब क्या होता है, मिलना। अब मान लो फर्म ए था और बी था, अब ये दोनों क्या हो रहा है, मिलके ए बी कंपनी हो रहा है। क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके ए बी कंपनी हो जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को अपना अपना गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। उसके बाद व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, मेरा पार्टनरशिप फर्म था, अभी क्या है, वो कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, बहुत सारा, जैसे अमालगमेशन बोल के तुम लोग का एक चैप्टर आएगा, वो 12 में नहीं है, वो तुम लोग अभी कॉम लेवल में, तुम लोग धीरे धीरे क्या है सारा चीज सीखेगा। ये अपना एक थ्योरेटिकल पार्ट है, समझ में आया। तो अपने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तुम लोग को पूछ सकता है थ्योरी में, इसीलिए लिखवाए हैं। पहला पॉइंट मेरे साथ बोलो। तो पहला नीड कब अराइज होगा, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर देखो बहुत इजी है याद रखना, एडमिशन का, ये पार्टनर का क्या होता है, एडमिशन होता है। वो छोड़ के जाता है तो क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। फिर अगर वो मर जाते हैं दैट इज नोन एज डेथ। तो पहला तो 4 मेरे को बोल दो, कब पहला क्या है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर्स। फिर पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब मेरा पार्टनरशिप फर्म बिक रहा है। उसके बाद दो या दो से ज्यादा फर्म क्या हो रहा है, मिल रहे हैं ना, मिक्सचर हो रहा है उनका, टू और मोर फर्म्स अमेलगमेट। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म क्या हो रहा है, कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारा सिचुएशन है जब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन को निकालना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अभी तक एक बार कितना देखे देख लो। सबसे पहले अपने क्या देखे, गुडविल का मीनिंग क्या होता है। गुडविल मतलब रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन के कारण एक फर्म क्या कर सकता है, हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो कि लोगों को क्या है, सेम जगह में वापस से खींच के ले आता है। अपने दूसरा टॉपिक क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। ये कौन सा सेट है, इनटैंजिबल असेट है। अच्छा, इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। हम लोग क्या है, गुडविल को अलग नहीं कर सकते, वो एंटरप्राइज के साथ साथ रहेगा। तीसरा क्या लिखा हुआ है, गुडविल के कारण इन लोग क्या कर सकता है, हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। उसके बाद अपने देखे टाइप्स ऑफ गुडविल। कितना टाइप्स देखे आपने, 2 टाइप देखे, परचेज्ड गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल में अपने क्या कर रहे हैं, गुडविल को खरीद रहे हैं, बिजनेस को खरीद रहे हैं, उसके बदले क्या दे रहे हैं, अपने
कंसिडरेशन दे रहे, कंसिडरेशन किस फॉर्म में, या तो कैश या फिर काइंड। अच्छा, परचेज गुडविल जो अपने परचेज कर रहे हैं मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे अपने बुक्स में असेट के जैसे रिकॉर्ड करेंगे। और आईसीएआई क्या इशू कर रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रखा है। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गुडविल के बारे में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, इसको क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना साल के अंदर, विद इन 10 years और विद इन द लाइफ ऑफ गुडविल। इतना क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या था अपना टाइप, सेल्फ जनरेटेड या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल। हम लोग यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं कि खुद से मेहनत से अपनी ये रेपुटेशन बना रहे हैं, खुद के मेहनत से क्या कर रहे हैं, अपनी रेपुटेशन को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग अपना खुद का मेहनत लगा रहे हैं, यहाँ पे खुद का एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, तो कितना का मेहनत किए उसका मॉनेटरी टर्म्स में तो उसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस गुडविल को क्या है अपने असेट के जैसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज गुडविल को असेट के जैसे रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल को असेट के जैसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने अभी देखें नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जब मेरे को गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, पहला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन, थर्ड रिटायरमेंट या फिर डेथ, उसके बाद था जब पार्टनरशिप फर्म बिक रहा है, 2 or more firms amalgamate, और लास्ट था व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। तो ये सारा सिचुएशंस हम लोग देख लिए। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम तुम लोग को परचेज गुडविल का एक चीज समझाते हैं, तुम लोग देखो, अगर तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले ध्यान से सुन लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परचेज गुडविल जो अपने देखे, देखो मान लो एक कंपनी है ए, ठीक है, और एक कंपनी है बी, दो कंपनी है अपना। ए क्या कर रहा है ना, इस कंपनी को खरीद रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए अक्वायर्स बी। एकदम आराम आराम से चलो, एकदम भी भागना नहीं है अपने को। क्या बोले हम तुम लोग को, दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। ए क्या कर रहा है, बी को खरीद रहा है, खरीदने को बोलते हैं अक्वायर करना। अच्छा, बी के पास क्या होगा, असेट्स होगा, लाइबिलिटीज होगा, ठीक है। इसके पास क्या है, असेट्स है और इसके पास लाइबिलिटीज भी है। तुम लोग मेरे को एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है, अब ए कंपनी क्या कर रहा है, बी कंपनी को खरीद रहा है ना, तो बी के पास जो असेट्स और लायबिलिटीज था वो अब किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, बिकॉज ए खरीद ले रहा है। बी के पास कितना असेट्स था, लिख लो 10 लाख का, 10 लाख का असेट्स था, और लाइबिलिटीज कितना था, मान लो 6 लाख का था। समझ में आया, बी के पास कितना असेट्स था, 10 लाख का, और लाइबिलिटीज कितना था, 6 लाख का, ठीक है। अब अगर हम लोग असेट्स को लाइबिलिटीज से माइनस करते हैं तो मेरा आता है नेट असेट्स। क्या आता है, असेट्स को अगर अपने लाइबिलिटीज से माइनस करते हैं, जैसे तुम लोग को याद है जब अपने 11 में परचेज माइनस परचेज रिटर्न कर देते तो हम अपने उसको बोलते थे नेट परचेजेस, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर देते तो बोलते हैं नेट सेल्स। तो वैसे ही अगर अपने असेट्स को लाइबिलिटीज से माइनस करते हैं तो मेरा क्या आता है, नेट असेट्स। तो यहाँ पे नेट असेट्स कितना का आ गया, 4 लाख का। कैपिटल रिजर्व बाद में आएगा आयुष, अभी तुम अगर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना तो तुम्ही को प्रॉब्लम होगा, सब धीरे धीरे पता चलेगा। अभी बस जितना बोल रहे हैं तुम लोग उतना सुनते जाओ, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो असेट्स 10 लाख का था, ये ए ले लिया, लाइबिलिटीज क्या करेगा, वो पे ऑफ कर देगा, तो नेट असेट्स ए के पास कितना बचा, 4 लाख का। इतना क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ए जब अक्वायर किया बी को, तो उसके बदले वो बी को कितना दे रहा है, मान लो ₹7 लाख। कितना दे रहा है, 7 लाख, ठीक है ना। इसका नेट असेट्स 4 लाख बचा, लेकिन जब ए बी को पैसा देगा, बिकॉज ए बी को खरीद रहा है, तो वो कितना पैसा दे रहा है उसको, 7 लाख। अब नेट असेट्स तो 4 लाख बचा है, लेकिन ये दिया है 7 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा दिया है उसको, 3 लाख। 3 लाख एक्स्ट्रा क्यों दिया है, उसका गुडविल का, उसका रेप्यूटेशन का। समझ में आया, तो उसको नहीं, तुम लोग अगर परचेज गुडविल कैलकुलेट करने बोलेगा वो सिखा रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया, तुम लोग को स्कूल में पूछेगा कि परचेज गुडविल को कैलकुलेट करो, एमसीक्यू में पूछेगा या नॉर्मल क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो वो हम तुम लोग को कैलकुलेशन बता रहे कि तुम लोग को किस हिसाब से दिखाना है। समझ में आया, ये कोई भी कंफ्यूज हो सकता है ना कि नेट असेट्स तो 4 लाख का है, लेकिन ये 7 लाख रुपए क्यों दे रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपया दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, उसका ब्रांड वैल्यू का, उसका
गुडविल का। अब तुम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करेगा वो चीज देखो, कैसे प्रेजेंट करना है वो कैलकुलेट करना पड़ा ना। जब एक अभी अपने देखे ना, जब पार्टनरशिप फर्म बिकता है तब वैल्यूएशन करना पड़ता है, नहीं, करेंट सिचुएशन के हिसाब से निकालना पड़ता है। परचेज्ड, सॉरी, पेमेंट या फिर कंसिडरेशन, पेमेंट या फिर कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं अपने, 7 लाख, माइनस नेट असेट्स अक्वायर्ड, नेट असेट्स अक्वायर्ड कितना का नेट असेट्स अक्वायर कर रहा है, 4 लाख। तो फिर 3 लाख जो आ रहा है अपना, वो क्या है, एक्सेस पेड है, राइट, एक्सेस पेड है, दैट इज, ये क्या है अपना, गुडविल का अमाउंट। इसको तुम लोग क्या करेगा, ऐसे प्रेजेंट करेगा। ये चैप्टर ट्रस्ट मी इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, खाली मेथड्स है जो कि अपने देखेंगे, बट ये चैप्टर बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम लोग को। क्लियर हुआ? अगर परचेज गुडविल कैलकुलेट करने तुम लोग को बोलेगा तो अपने को ऐसे करना पड़ेगा। तुम लोग को क्वेश्चन में सारा चीज दे देगा। तुम लोग जिस लेवल में भी सोच रहे हैं ना, एकदम भी मत सोचो, चैप्टर बहुत इजी है। क्लियर? ठीक है, एक काम करो, मटेरियल है ना तुम लोग के पास, पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सास पहला पेज का एक बार फटाफट ग्रुप में फोटो भेजो, खाली पहला पेज का। किसी और को चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि सम्स कैसे होता है। स्टार्ट करें। क्या लिखा हुआ है देखो, अमृत डेली नीड्स acquired the business of श्री शिवम। तो यहाँ पे कौन किसका बिजनेस को खरीद रहा है, अमृत डेली नीड्स जो है ये क्या कर रहा है, श्री शिवम का बिजनेस को खरीद रहा है, ठीक है ना। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख बाई चेक, एकदम ध्यान दो, इधर उधर कहीं नहीं देखना है। सास भेज दिया पहला, ठीक है। खुशबू ग्रुप में देख लो एक बार, फोटो भेजा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अमृत डेली नीड्स श्री शिवम का बिजनेस को परचेज कर रहा है, उसके बदले कितना दे रहा है उसको, 5 लाख रुपया दे रहा है। और पेमेंट कैसे कर रहा है, बाई चेक। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, बैंक अकाउंट। जब भी चेक होता है अपने को पता है बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है। The assets acquired and liabilities taken over are, क्या क्या assets और क्या क्या liabilities वो ले रहा है उसका देख लो। assets में तुम लोग का दिया हुआ है फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 7,50,000 और डेटर्स 1,50,000। तो ऐड करके कितना हो रहा है एक बार देखो, 9,10,000 हो रहा है। assets अपना 9,10,000 का है, ठीक है, फाइन। अच्छा हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, तुम लोग मत लिखना, एक बार बस तुम लोग को समझाने के लिए लिख देते हैं, फिर सोल्यूशन कैसे करेंगे वो बता देंगे। तो मेरा असेट्स है 9,10,000 का। अब लाइबिलिटीज देखते हैं कितना का है, क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरीज पेबल 75,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मेरा कितना, 15,000 का। तो कितना हुआ लाइबिलिटीज, 6,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइबिलिटीज लिख देते हैं। तुम लोग को एक चीज पता है, असेट्स से अगर लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, नेट असेट्स निकलेगा। वेरी गुड, क्या निकलेगा, नेट असेट्स निकलेगा। कितना आ रहा है नेट असेट्स, 3 लाख रुपया। नेट असेट्स कितना आ रहा है, 3 लाख। और अपने पेमेंट कितना किए हैं, पेमेंट कितना किए हैं, 5 लाख। तो मेरा 2 लाख क्या है, गुडविल है। 2 लाख रुपया जो अपने दे रहे हैं ये क्या है मेरा, गुडविल। और यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल है कि परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। और ये जो गुडविल है 2 लाख रुपए जो आ रहा है ये अपने बुक्स में असेट के जैसे रिकॉर्ड करेंगे। और असेट का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं नहीं, ये तो हम लोग अभी ऐसे समझा रहे थे। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे समझाने के लिए, तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ये करने के लिए क्या है, तुम लोग को इस हिसाब से बताए। अब बता रहे हैं,
जर्नल एंट्री कैसे होगा तुम लोग को बताते हैं। करे जर्नल एंट्री, आयुष कुछ बोल रहे हैं? चलो लिखो, अमृत डेली नीड्स जर्नल। किसके बुक में जर्नल पास करेंगे? ऑब्वियसली अमृत डेली नीड्स के बुक में। तो इस केस में देखो तुम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारा असेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करो, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और सारा लाइबिलिटीज को इंडिविजुअली क्रेडिट करो। सबसे पहला स्टेप। तो अपना सबसे पहला असेट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना है? 10,000। 10,000 का कौन सा फर्नीचर होता है? 10,000। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअली डेबिट कर रहे हैं हम सबको, 7,50,000। अच्छा, फिर मैंने डेबिट साइड में क्या दिया हुआ है, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स कितना दिया हुआ है मेरे को, 1,50,000, 1,50,000। अच्छा, एक दो लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद जितना भी लाइबिलिटीज है सबको एक बार क्रेडिट करो। लाइबिलिटीज में मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स 5,20,000। और लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ है, सैलरीज पेबल, सैलरीज पेबल 75,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा खर्चा जो देना बाकी है, कितना, 15,000। ठीक है, सॉरी। अब अपने पहले अपने क्या बोल रहे हैं अपने को, यहाँ पे अमृत डेली नीड्स पेमेंट कर रहा है ना, लेकिन पहला ही एंट्री में अपने पेमेंट एंट्री नहीं दिखाते। पहले तो वो जिसको किसको पेमेंट करेंगे, अपने शिवम को, श्री शिवम को, तो उसको यहाँ पे क्रेडिटर बनाओ। पहले केस में क्रेडिटर बनाओ, मतलब अपने क्या करें, ड्यू एंट्री पास करें कि पहले उसको क्या है, क्रेडिटर अपने बना रहे हैं, फिर दूसरा एंट्री में क्रेडिटर को अपने पे करेंगे। यहाँ पे लिखो टू शिवम, कितना देना है इसको अपने को, 5,00,000। और मेरा 2,00,000 रुपए क्या था, गुडविल था, उसको क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब देखो तुम लोग का डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा होगा। हाँ, एक्सपेंस क्यों होगा, वो तो तुम्हारा क्रेडिटर है ना, तुम दिया नहीं है अभी तक, तुम देगा। हाँ, इसीलिए इसको यहाँ पे क्रेडिटर के जैसे दिखाया है, लाइबिलिटी क्रिएट किया है। अब दूसरा एंट्री में अपने क्या करेंगे, शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया? अच्छा, नरेशन एक बार लिख लो तुम लोग, पहला समय हम तुम लोग को नरेशन बता देते हैं, क्या होगा नरेशन। बिजनेस ऑफ शिवम, हाँ बाबा, बिजनेस ऑफ शिवम acquired for a net consideration of ₹5,00,000। बस इतना सा लिखने से हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग शिवम को यहाँ पे क्रेडिटर तो बना लिए, ड्यू एंट्री पास कर लिए कि इसको पैसा देना है। दूसरा एंट्री क्या होगा, अपने इसको पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा था, इसलिए अपने क्रेडिट किए। अब मेरा लाइबिलिटी जब खत्म होता है तब क्या करते हैं, डेबिट। तो शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक, शिवम अकाउंट डेबिट, बिकॉज अब इसको अपने पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। हाँ, बैंक क्यों लिखे, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो लिख लो नरेशन में, चेक इशूड टू शिवम, चेक इशूड टू शिवम। क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरा स्टार्ट करें। सम अभी नहीं करना है, अब उसको रख दो। अब अपने मेन चीज स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम मेन, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में देखो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, क्या लिखे अपने, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू करने का कुछ मेथड्स है, गुडविल को कैलकुलेट करने का कुछ मेथड्स है। ठीक है ना, अपने यहाँ पे सीखेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपने को क्या है ना, 3 मेथड्स दिया हुआ है। कितना मेथड्स दिया हुआ है, 3 मेथड्स। पहला लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा लिखो कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे अपने कितना मेथड्स देख रहे हैं, 3 मेथड्स। पहले मेथड्स का नाम याद कर लो, क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। ट्राई करो बिना देखे बोलने का। मेथड्स कितना है, 3। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में ना अपने 2 चीज देखेंगे, क्या देखेंगे वो भी एक बार लिख लो, फिर आज अपने एवरेज प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों आज स्टार्ट नहीं करेंगे। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक बार यहाँ पे सिंपल एवरेज ही लिख लो, सिंपल एवरेज। और दूसरा देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आया, तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 चीज आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी अभी लिख के रखो, बाद में जब अपने करेंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। क्लियर। आज अपने कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है, अब एकदम भी घबराना नहीं है, एकदम आराम आराम से समझना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है और लंबा चौड़ा फॉर्मूला है थोड़ा। अब एवरेज, एकदम आराम आराम से समझना, प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड अपने स्टार्ट करें। इसका पहला पार्ट अपने देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अपने देखे ना एवरेज प्रॉफिट मेथड का 2 पार्ट है, तो पहले अपने ये वाला देख रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलो अपने को क्या है, अपना कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, गुडविल वाला चैप्टर। अपने हर मेथड्स के थ्रू देखेंगे कि अपने को गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, हर एक मेथड में अपने सीखेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड है और इसके अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अपने को दिया हुआ है, तो अपने इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखो। अब फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का ही मेन चक्कर है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर सम नहीं हो पाएगा। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इज इक्वल टू, रुको ठीक से लिख देते हैं बाबा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, याद करते जाओ, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा,
एक चीज से तो खुश हो जाओ कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो है ना, ये तो अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये अपने को दिया रहेगा। एवरेज प्रॉफिट्स नहीं दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट्स अपने को निकालना पड़ेगा, बिकॉज अपना लाइफ इतना इजी नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट्स का क्या फॉर्मूला है वो भी लिखो। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स of all years divided by number of years. क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड देख रहे हैं, उसका पहला पार्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अपना गुडविल का मेन फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है अपने को दिया रहेगा, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट्स क्या दिया रहेगा कि अपने को निकालना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ ऑल इयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अच्छा, हाँ, हर साल का प्रॉफिट तुम लोग को दिया रहेगा, वो बता रहे हैं वो। अच्छा, अगर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट अगर अपने देखे तब तो तुम लोग को बहुत सिंपल लग रहा होगा कि मान लो एक साल का प्रॉफिट है 10,000, दूसरे साल का अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, और तीसरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ अपने को 30,000, डिवाइडेड बाय क्या कर देगा, नंबर ऑफ, कितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 3, तो तुम लोग ऐसे करके निकाल देगा। एवरेज तो ऐसे निकाल दें जितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 3, लेकिन इतना इजी तो है नहीं अपना लाइफ। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी अपने को नहीं दिया हुआ रहेगा। समझ में आया? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी अपने को निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे एकदम कुछ मत सोचना, आराम आराम से मेरे साथ लर्न करते जाओ, वरना पूरा हौच पौच हो जाएगा। एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो बस गया। मेरे साथ पहले बोलो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अपने कर रहे हैं। अपना गुडविल का फॉर्मूला क्या, बिना देखे ट्राई करो, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट्स क्या दिया हुआ रहेगा? नहीं। एवरेज प्रॉफिट्स का क्या है अपना फॉर्मूला है, क्या है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ ऑल इयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स अपने को दिया रहेगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स में अपने आते हैं, उसके पहले एक बार नंबर ऑफ इयर्स परचेज तुम लोग को दिया रहेगा, बट स्टिल हम तुम लोग को इसका मतलब एक बार लिखवा देते हैं कि अगर इन केस तुम लोग का क्वेश्चन पूछ लिया एमसीक्यू में तो तुम लोग को पता रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है वो एक बार तुम लोग लिख लो, पहले लिखो उसके बाद समझाते हैं। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का जो शुरू में था, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, आदर्श है ना दिमाग इधर? नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब पहले लिखो, means the number of years, the number of years for which the firm, for which the firm is likely to earn, is likely to earn same amount of profit, same amount of profit after changing ownership, after changing ownership, because of efforts, because of efforts put in the past. तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है अपने को दिया रहेगा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दो, means the number of years for which the firm is likely to earn same amount of profits after changing ownership because of efforts put in the past. दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी
बी। कंपनी ए क्या कर रहा है, बी को खरीद रहा है। कंपनी ए क्या कर रहा है, कंपनी बी को खरीद रहा है। तो यहाँ पे ए बोल, यहाँ पे ओनरशिप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे ओनरशिप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ए बोलेगा बी को कि बी क्या है, ऑब्वियसली वो एफर्ट्स पुट किया होगा, एफर्ट्स डाला होगा पास में। तो यहाँ पे ए बोल रहा है कि सिंस तुम एफर्ट्स पुट किया है ऑब्वियसली अपने पास में, तो यहाँ पे हमारा ओनरशिप चेंज हो रहा है। तो तुम्हारे नाम के कारण, तुम्हारे एफर्ट्स के कारण कितना साल तक मेरे को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मिलता रहेगा। मान लो बी को क्या है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे ए बोलेगा कि तुम्हारे नाम पे क्या है, हम तुम्हारा कंपनी को खरीद रहे हैं, राइट। यहाँ पे ए क्या कर रहा है, बी को खरीद रहा है। तो अगर हम कुछ मेहनत नहीं करें, तुम्हारे नाम पे मेरे को ये 5 लाख का प्रॉफिट कितना साल तक मिलता रहेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखो क्या लिखा हुआ, तुम लोग को समझ में आएगा। means the number of years for which the firm is likely to earn same amount of profits after changing ownership because of efforts put in the past। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये है मेरा नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। डेफिनेशन हम तुम लोग को समझा दी, बिकॉज समझाने के कारण क्या है, थोड़ा सा वो समझ में आने लग जाता है, इजी लगता है। क्लियर, इसका मतलब एक बार वापस से ट्राई करो बोलने का। गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ ऑल इयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने को यहाँ पे देखना है हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। अब अपना टॉपिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, बिकॉज ये भी अपने को सीधा सीधा नहीं देगा, अपने को ही प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा। चलो हेडिंग लिखो, हाउ टू कैलकुलेट। अभी पसीना निकलेगा तो आयुष कैसे होगा जबकि पंखा एसी दोनों चल रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स क्लियर, क्या है अपना टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तुम लोग पहले मेरे को नॉर्मल सा चीज बताएगा, प्रॉफिट निकलता कैसे, ठीक है। ये मान लो मेरा ट्रेडिंग या पीएनएल है, दोनों में अपने इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो अपने क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, इनकम रिकॉर्ड करते हैं, और डेबिट साइड में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तब जाके क्या आता है, मेरा प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। अपना लॉस का यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है, अपना बात हो रहा है यहाँ पे अपने प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो हम तुम लोग को जस्ट एक नॉर्मल चीज बता रहे हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, अपने को पता होना चाहिए ना। तो इनकम को क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, फिर एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर मेरा क्या आ जाता है, प्रॉफिट्स आ जाता है। आज मान लो अगर इनकम मेरा 100 रुपया है, अगर 10 रुपया मेरा खर्चा है, तो 90 रुपया क्या आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। 90 कैसे आया, इनकम से अपने एक्सपेंस को माइनस किए। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। तो अपने को क्या है ना, पहले एक चीज लिखो फिर तुम लोग को बताते हैं। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर गिवन। अपने को ना मिक्स्ड प्रॉफिट्स दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मिक्स्ड प्रॉफिट्स। तुम लोग एक बार अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में मतलब क्या जाना, मिक्स्ड मिक्स्ड प्रॉफिट्स अपने को दिया रहेगा। देखो अपने को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। अपने को मिक्स्ड प्रॉफिट्स दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अपना क्या है, जो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो भी मेरा इनकम यहाँ पे आया हुआ रहेगा। वो इनकम क्या हो रखा है, अपना ऐड हो रखा है। जो कि मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता है, वैसा इनकम को अपने ऐड कर रखे हैं, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो एक्सपेंसेस मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता है, उसको अपने माइनस कर रखे, उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। एक बार वापस से एकदम ठंडा दिमाग से समझो, हम वापस समझा रहे हैं। सबसे पहला चीज तो ये है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। नॉर्मल नॉर्मल हटाओ, अभी प्रॉफिट कैसे आता है, इनकम को ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। रुको मैं ऐसे लिखते हैं, वेट।
इनकम को अपने क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और एक्सपेंस को अपने क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब मेरा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अपने को यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो कि मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है, वैसा प्रॉफिट मेरे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऐसा इनकम जो कि नॉर्मल बिजनेस से रिलेट नहीं करता है, ऐसा इनकम, आज मान लो मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, क्या मेरा डेली डेली इंश्योरेंस का पैसा मेरे को मिलता है, तो क्या वो मेरा डेली होने वाला इनकम है, तो वो अपने ऐड कर रखे है ना, इनकम में ऐड कर रखे हैं, वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया। और अपने खर्चा को क्या है, माइनस कर रखे, तो ऐसा खर्चा जो कि मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, उसको क्या करेंगे, अपने वापस से ऐड बैक कर देंगे। वन टाइम इनकम नहीं, मतलब कि हाँ वो नॉन रिकरिंग बेसिस में हो गया, बेसिकली वो हर बार तुमको नहीं हो रहा है वो इनकम, कभी कभार हो गया। हाँ, तो कभी कभार होने वाला इनकम भी अपना उसमें ऐड है, बिकॉज हम तुम लोग को यहाँ पे क्या बोले, मिक्स्ड प्रॉफिट्स तुम लोग को दिया हुआ है, सारा टाइप का इनकम, सारा टाइप का एक्सपेंसेस इसमें सब है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना। तो ऐसा इनकम जो कि मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेट नहीं कर रहा है, उसको क्या कर देंगे, अपने वापस से हटा देंगे। और ऐसा एक्सपेंस जो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट से रिलेट नहीं करता, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, उसको अपने माइनस कर रखे हैं, उसको क्या करेंगे, वापस से प्लस कर देंगे। समझ में आया। वो तुम लोग को सब बता देगा क्वेश्चन में, वो भी तुम लोग को बता देगा, तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल नेचर का है कि अब नॉर्मल नेचर का है। सिंपल सा बात। अभी हम तुम लोग को फॉर्मूला लिखवा रहे हैं बाबू, बहुत सारा चीज आ रहा है इसमें। देखो मिक्स्ड प्रॉफिट, ये समझ में आया। अब देखो एक चीज लिखो पहले, उसके बाद हम तुम लोग को बताते हैं। प्लस क्या क्या होगा, अब नॉर्मल लॉसेस, पहले तुम लोग लिख लो, फिर तुम लोग को समझ में आएगा। इसके अंदर लिखो पहले क्या क्या आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, दूसरा लिखो लॉस बाई, ये सब इस हेडिंग के अंदर ही आ रहा है, ये सारा चीज हम जो भी अभी तीन चार चीज लिखेंगे सब अब नॉर्मल लॉसेस के अंदर आ रहे हैं। लॉस बाई थेफ्ट या फिर फायर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इतना लिखा। अच्छा देखो, अपने लॉस ध्यान देके सुनो, अब सबको अपना माथा मत लगाओ। अब नॉर्मल लॉसेस है, लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस लॉस मतलब खर्चा, इसलिए बैड डेट भी क्या एक तरीके का लॉस है, अपने उसको डेबिट साइड में दिखाते थे कि क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। अपने लॉसेस को क्या है, माइनस कर रखे हैं, है ना, एक्सपेंस साइड में दिखा रहे हैं, मतलब इनकम से माइनस किए अपने, तभी मेरा प्रॉफिट आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये लॉस क्या मेरा डेली डेली होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अपने डेली डेली एसेट को बेचेंगे, डेली डेली लॉस होगा। क्या लॉस बाय थेफ्ट या फायर, डेली डेली चोरी होता है, डेली डेली आग लगता है। इंटरेस्ट पेड, क्या डेली अपने इंटरेस्ट देते हैं। डिविडेंड पेड, क्या डेली अपने डिविडेंड देते हैं। तो ये क्या है, ये अपने माइनस कर रखे, इसको वापस से क्या कर देंगे, अपने एड बैक कर देंगे। क्यों, बिकॉज ये मेरा नॉर्मल बिजनेस से रिलेट नहीं करता, ये अब नॉर्मल होने वाला चीज है, कभी कभार होता है ये। अपने को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसीलिए ये सब अपने माइनस किए हैं, और ये मेरा नॉर्मल बिजनेस से रिलेट नहीं करता, इसीलिए वापस इसको क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। इसमें प्रॉफिट्स फॉर द ईयर जो तुमको मिक्स रहेगा उसके संग तुम ऐड बैक करेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी इसमें माइनस किया हुआ था, इसमें ऐड बैक कर देगा, तो तुम्हारा जो मिलावटी चीज है वो हट जाएगा। समझा मेरा बात। और एक चीज लिखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब देखो तुम लोग भी साथ में एक चीज बना लो साइड में, नीचे मत बनाना, एक पेज छोड़ के बनाओ या तो, क्योंकि अभी बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसका। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, करेक्ट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, हम एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे।
लिखो टू ओपनिंग स्टॉक लिखो 40,000। फिर लिखो टू परचेजेस, तुम लोगों को पता है ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या क्या आता है, 10,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो 15,000। उसके बाद क्रेडिट साइड में आओ, क्या क्या आता है अपना, सेल्स, सेल्स लिख लो 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000। प्रॉफिट निकालो तो एक बार तुम लोग, ठीक से कैलकुलेट करना है तो गलत आएगा फिर। 1,00,000, 50,000, ठीक है। इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिए, 50,000। ये क्या है मेरा, करेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब यहाँ पे अपने को इनकरेक्ट ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है, ठीक है। तो क्या वो नीचे बना दो, इनकरेक्ट आएगा समझ में, इनकरेक्ट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ये हम तुम लोग को एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, अभी समझ में आना स्टार्ट होगा, रुक जाओ। अच्छा, सेल्स लिखो 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक को एक बार मत लिखो, लास्ट में बताएंगे। उसके बाद लिखो परचेजेस, जो ऊपर में था वही सेम चीज कॉपी करो, 10,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000। फिर लिखो इधर टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेट मत करो। देखो हम यहाँ पे तुम लोग को क्या बता रहे हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, ज्यादा, अंडर वैल्यूएशन मतलब कम। यहाँ पे क्या है, अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रहे हैं। मान लो अपना ओपनिंग स्टॉक कितना था, 40,000 था, राइट। अब ये तो मेरा करेक्ट ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट था। हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इनकरेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपना 40,000 का जो ओपनिंग स्टॉक था उसको आपने क्या किए, यहाँ पे दिखा दिए 60,000। क्या कर दिए, 60,000 अपने दिखा दिए हैं। तो अब तुम लोग मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30,000। तो देखो अपने क्या किए, मेरा 40,000 ओपनिंग स्टॉक था, अपने ज्यादा माइनस कर दिए, है ना। अपने कितना दिखाए हैं, 60,000, मतलब ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिए, ओवर वैल्यू कर दिए। मतलब 40,000 और 60,000 में डिफरेंस कितना है, 20,000 का। तो हम लोग को इनकम साइड से ये 40,000 को माइनस करना चाहिए था, अपने क्या कर दिए, 60,000 माइनस कर दिए, मतलब 20,000 ज्यादा माइनस कर दिए हैं। उसके कारण मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है, 20,000 से कम आ रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 20,000 वापिस से, अगर अपने 20,000 वापिस से ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि अपने 20,000 ज्यादा माइनस कर दिए, तो क्या मेरा प्रॉफिट वापिस से एग्जैक्ट आ जाएगा जो ऊपर आया था, आ जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखे यहाँ पे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बुद्धि खुल जाएगा, समझना पड़ेगा घर जाके। ये अब 12th अकाउंट्स मजाक नहीं है, इसमें तुम लोगों को अपना दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठान लोगे कि नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन तुम लोग को बहुत ट्विस्ट करके देता है एग्जाम में, फिर ये सब फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। बनाना नहीं, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम लोग को प्लस माइनस करना है, बस कुछ नहीं। सम्स करेंगे ना, गारंटी दे रहे हैं पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी बस जैसे जैसे बता रहे हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझते जाओ, सब हो जाएगा, टेंशन में मत आओ एकदम भी। ये समझ में आया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अपना क्यों प्लस हो रहा है। चलो दूसरा चीज लिखो, दूसरा चीज लिखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ, पहले अपने प्लस का आइटम सारा कर ले रहे हैं, क्या क्या चीज प्लस होगा, फिर माइनस वाला लास्ट में करेंगे।
ऐसे प्लस माइनस करके करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले एक बार में सारा चीज को सलटाओ। क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन मतलब क्या करना? कम करना। ठीक है, ध्यान दो तुम लोग। अगर तुम लोग को नहीं लिखना है तो तुम लोग एक बार मत लिखो, बट तुम लोग ध्यान दो। अब हम इसको हटा देते हैं एक बार। मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 40,000 ही है, ठीक है ना। एक बार ये प्रॉफिट को भी हम यहाँ से हटा रहे हैं। अच्छा, मेरा तुम लोग मेरे को बताएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना था अपना। क्या लिखा हुआ है? अंडर वैल्यूएशन मतलब क्या कर दिया आपने? इसको कम कर दिया। मान लो कर दिए 5,000, इसको भी मिटा देते हैं। अपने कितना लिखे? 5,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया आपने? अंडर वैल्यू कर दिए। कितना से अंडर वैल्यू कर दिए? 15,000 से अंडर वैल्यू कर दिए। तो देखो प्रॉफिट कितना आएगा, कैलकुलेट करो। हाँ? अरे वो इनकम कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वाह, इनकम कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी तो कम होगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करो। 35,000। तो मेरा 15,000 से क्या हुआ? प्रॉफिट कम हो गया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को 50,000 लाने के लिए 15,000 वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 15,000 को वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तब मेरा 35 प्लस 15 कितना होता है? 50,000। तो प्रॉफिट मेरा 50,000 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किए हैं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक को अपने अंडर वैल्यू कर दिया, मेरे को क्या करना पड़ेगा? वापस से इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज। तुमको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3,000। तुमको बस ऐड या लेस करना है। तुमको पता होना चाहिए कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है कि लेस करना होगा। हाँ, हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि क्यों ऐड करना है। वरना देखो, अगर मेरा होता तो हम तुम लोग को सिर्फ ये फॉर्मूला पकड़ा देते कि फॉर्मूला लिख लो, लर्न कर लो। बट नहीं, हर एक चीज समझना। हाँ, जो चीज समझना है वो चीज समझना है। अगर कोई एक ऐसा चीज हुआ कि अपने को लर्न ही करना पड़ेगा तो वो चीज तो लर्न करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम तुम लोग को एक एक चीज समझा रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आएगा कि प्लस कब होता है, माइनस कब होता है। समझ में आया? अच्छा, थर्ड लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम लोग को पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि तुम लोग को बताएं? बता दे। वाह, बता दे। पता है, सबको बोल रही है। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसका फायदा एक साल बता देते। एक है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुम लोग मत लिखो, ये समझ लो तुम लोग बस। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब क्या होता है? खर्चा करना। एक्सपेंस मतलब खर्चा करना। अब एक्सपेंडिचर जो है अपना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है ना, मेरा असेट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? मेरा असेट का वैल्यू इंक्रीज होता है। अब मान लो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर खरीदे। क्या खरीदे? फर्नीचर खरीदे। जब फर्नीचर खरीद रहे हैं, मेरा जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। तो वो खर्चा तो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो मेरा असेट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्लियर? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका एक साल के लिए फायदा नहीं। एक्सपेंडिचर मतलब इनकम का तो बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, इनकम तो है ही नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो कि मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है। जो कि क्या करता है? डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है। जैसे कि हम लोग सैलरी दे रहे हैं, है ना, हम लोग रेंट दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ये सब मेरा कौन सा खर्चा हो गया? ये सब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया, राइट। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, क्योंकि फर्नीचर क्या होता है? मेरा असेट होता है। और सैलरी रेंट वेजेस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ये सब मेरा पीएनएल या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिक क्लियर हुआ? ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पक्का? ठीक है, तो यहां पे देखो अब क्या लिखा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फर्नीचर, मान लो फर्नीचर अपने खरीद रहे हैं, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने क्या मान लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने ट्रेडिंग या पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने क्या किए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे ट्रीट कर लिए। तो मान लो हम लोग क्या किए यहाँ पे, फर्नीचर को माइनस कर दिए। फर्नीचर को क्या किया अपने, माइनस कर दिए। अगर हम ये चीज हटा दें, अगर हम ये चीज हटा दें, रुको तुम लोग को ठीक से बताते हैं, तुम लोग को समझ में आएगा। मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऊपर कितना था, 20,000 का। हम यहाँ पे लिख देते हैं 20,000। हम क्या किए ना, हम फर्नीचर भी माइनस कर दिए, क्योंकि हम फर्नीचर को क्या मान लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्नीचर मेरा मान लो कितना था, 20,000। कितना था, 20,000। अब मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, शायद 30,000 आएगा, है ना। देख लेना तुम लोग, कैलकुलेट कर लेना। तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि हमने 20,000 एक्स्ट्रा माइनस कर दिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से एड बैक करना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे ट्रीट किए हैं, इसको क्या कर रहे हैं, वापस से एड बैक कर रहे हैं। समझ में आया आदित्य? तुम मेरे को अभी बताएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तुम क्या समझा कैपिटल एक्सपेंडिचर से? तुमको बेसिक क्लियर नहीं है बाबू। तुम लोग 11 में था ना ये सब, तो तुम्हारा 11 में तुम बीएसटी पढ़ा है, बीएसटी बीएसटी में भी है, बीएसटी में नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखो क्या होता है, वापिस से समझा रहे हैं आदित्य, ध्यान से सुनो, और नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। सुनो मेरा बात, दो एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक क्या होता है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, तुम्हारा असेट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, असेट का वैल्यू इंक्रीज होता है। अब मान लो तुम फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर क्या है, तुम्हारा लाइबिलिटी की एसेट, असेट है ना, वो तुमको ज्यादा समय तक क्या है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। असेट मतलब क्या होता है, जो तुमको लंबा समय तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, ठीक है। तो तुम फर्नीचर खरीदा, उसके बदले तुम क्या देगा, पैसा देगा। तो तुम्हारा खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर तो है। अब यहाँ पे कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल की रेवेन्यू, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा असेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, तुम्हारा असेट इंक्रीज हो रहा है, राइट। ठीक है, ये समझ गया। और असेट को अपने पीएनएल में तो दिखाते नहीं है, ये अपने कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। क्लियर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और ऐसा खर्चा जो कि मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है, वो मेरा कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है, सैलरी, रेंट जो अपने दे रहे हैं, वेजेस वगैरह, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, ये सब नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पल्स है। तो ये वाला खर्चा अपने कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, खर्चा तो अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते नहीं है, खर्चा अपने कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अपने खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे देखो लिखा क्या है, ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि मेरा फर्नीचर था, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि मेरा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना चाहिए था, उसको तुम क्या मान लिया, उसको तुम पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब फर्नीचर को तुमको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना था, तुम क्या किया, पीएनएल अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, मतलब तुम क्या किया, इनकम से उसको माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट में असर आया है। तो देखो यहाँ पे तुम क्या किया आदित्य, तुम फर्नीचर को माइनस कर दिया ट्रेडिंग पीएनएल में, मतलब तुम्हारा इनकम से क्या किया, तुम इसको माइनस कर दिया, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000 आया है। क्या ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो तुम क्या करेगा, वापस इसको ठीक करने के लिए वापस से ऐड बैक कर देगा। तो देखो यहाँ पे वही अपने कर रहे हैं, वापस इसको ऐड बैक कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ तुम लोग को, ये चीज समझ में आ रहा है, ये सब चीज क्यों ऐड हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है। एक बार में नहीं आएगा, तुम लोग को घर जाके वापस से एक बार देखना पड़ेगा, तो क्या है, अच्छे से माथा में बैठ जाएगा। किस, ये पॉसिबल नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, घर जाके थोड़ा सा देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था अपना प्लस वाला चीज। अब आ जाओ कि क्या क्या माइनस होगा। तो अपना यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, मेरे को एक बार बताओ। अपने को मिक्स्ड प्रॉफिट्स दिया हुआ रहेगा, एक बार वापस से अपने रिवाइज कर लेते हैं। मिक्स्ड प्रॉफिट्स अपने को दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अपने कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स अपने कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम को ऐड करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं, फिर मेरा क्या आ जाता है, प्रॉफिट। और अपने यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे मिक्स्ड प्रॉफिट्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। सारा नॉर्मल लॉसेस, अबनॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल गेन्स, अबनॉर्मल गेन्स, सब चीज दिया रहे, सारा टाइप का इनकम, सारा टाइप का एक्सपेंसेस मेरे को दिया हुआ रहेगा।
अब अपने क्या कर रहे हैं, ऐसा खर्चा जो कि अपने माइनस करते हैं, डेबिट कर रहे हैं, खर्चा को डेबिट कर रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा खर्चा जो कि मेरा नॉर्मल बिजनेस से रिलेट नहीं करता है, सिंस उसको अपने माइनस कर दिए तो अपने क्या करेंगे, वापस से ऐड कर दिए। और ऐसा खर्चा जिसको अपने ऐड किए हैं और वो अगर मेरा नॉर्मल बिजनेस से रिलेट नहीं करता तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, मिक्स्ड प्रॉफिट्स में अगर अपने चीजों को प्लस माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो जो मेरा मैंने रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ रहेगा वो मेरा क्या आएगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। समझ में आया? अच्छा, तो मिक्स्ड प्रॉफिट्स अपने को दिया हुआ रहेगा। अपने क्या क्या चीज ऐड करें अपने क्वेश्चन में जब आएंगे, जब अपने और भी बहुत सारा चीज देखेंगे वो समझ में आएगा, लेकिन बेसिक चीज क्या है, नॉर्मल सी क्या है, वो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? मेरे साथ बोलो। पहला चीज अपने क्या ऐड कर रहे हैं, अब नॉर्मल लॉसेस ऐड कर रहे हैं इफ डेबिटेड। इफ डेबिटेड मतलब क्या होता है, अगर अपने पीएनएल में माइनस कर रखे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज वो नॉर्मल नहीं है, वो लॉस अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल के अंदर क्या क्या आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये लॉस डेली डेली तो होता नहीं है। फिर लॉस बाय थेफ्ट या फायर, डेली डेली तो आग लगता नहीं है, कभी कभार लगता है, तो अपने इसको माइनस कर रखे, अपने को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इसको वापस से ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डेली डेली तो अपने दे नहीं रहे हैं, तो अपने सिंस इसको माइनस कर रखे हैं अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करेंगे। तो फिर क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को भी ऐड बैक करेंगे। क्यों करेंगे तुम लोग को यहाँ पे बताए, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या ट्रीट कर लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिए। जो चीज असेट में जाना चाहिए था बैलेंस शीट में, उसको आपने पीएनएल अकाउंट में माइनस कर दिए, तो सिंस आपने गलत माइनस कर दिए उसको वापस से आपने प्लस कर दिए। क्लियर एकदम? आएगा वो सब आएगा, ठीक है ना? चलो, प्लस वाला चीज हो गया, अब माइनस वाला चीज लिखो। अब नॉर्मल गेन्स, अब नॉर्मल गेन्स ब्रैकेट में लिखो इफ क्रेडिटेड। वेरी गुड, अब हाँ समझ में आ गया तुमको, अब तो समझ में आएगा ही। अच्छा सुनो मेरा बात, जैसे अपने अबनॉर्मल लॉसेस के अंदर ये हेडिंग्स लिखे थे ना, वैसे अबनॉर्मल गेन्स के भी अंदर में हेडिंग लिखे। वाह, ठीक है। गेन इन सेल ऑफ असेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो तो पता ही है। अर्थक्वेक सेटलमेंट रिसीव्ड, अरे हो ना भाई, फिर उल्टा पुल्टा उसे में सब में आ जाएगा तो तुम लोग बोलेगा ये क्या, इसे हम लिखवा दे रहे हो तुम लोगों को। अर्थक्वेक सेटलमेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा, माइनस मतलब नेगेटिव, ये तो पता ही है। देखो बता देते हैं, एबनॉर्मल गेन्स है ना, माने गेन्स मतलब इनकम, उसको अपने क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं, तो क्या करेंगे उसको वापस से अपने माइनस कर देंगे। क्यों, बिकॉज वो मेरा नॉर्मल बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा। गेन देखो क्या क्या एग्जाम्पल एक बार देख लो। गेन इन सेल ऑफ असेट, अपने असेट को बेचे, मेरे को प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। क्या डेली डेली अपने बेचते हैं, डेली डेली प्रॉफिट होगा क्या, नहीं, तो ये अब नॉर्मल नेचर का है। ये इनकम हुआ अपने अपने, इसको प्लस कर रखे, क्या कर देंगे वापस से माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, हम इंश्योरेंस वगैरह करवा रखे तो मेरे को पैसा मिला, क्या डेली डेली पैसा मिलेगा क्या मेरे को इंश्योरेंस से, नहीं, तो इसको हम ऐड कर रखे हैं, ये अब नॉर्मल इनकम है, इसको क्या कर देंगे वापस से माइनस करके हटा देंगे। अर्थक्वेक सेटलमेंट रिसीव, हम कर इंश्योरेंस कंपनी से करवा रखे थे कि भाई अगर अर्थक्वेक वगैरह आया तो क्या है मेरे को पैसा मिल जाएगा। अर्थक्वेक आ गया और मेरे को पैसा मिल गया, तो क्या डेली डेली अर्थक्वेक आता है, नहीं, डेली डेली तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देगा नहीं, तो सिंस ये इनकम था इसको अपने ऐड कर रखे तो वापस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब मेरे को डेली डेली तो नहीं मिलता,
तो अपने क्या कर देंगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए सिंस इसको ऐड कर रखे हैं, रिसीव मतलब इनकम, इसको ऐड कर रखे हैं, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज ये सब क्या है मेरा, अब नॉर्मल गेन्स है। माय गॉड, क्या है ये सब मेरा, अब नॉर्मल गेन्स। क्लियर, ठीक है। और क्या चीज माइनस होगा, लिखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ, अब तो तुम लोग ही बता देगा आपके पास, बढ़िया, वाह। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक एक समझाते हुए चलते, अपने को भागना नहीं है। देखो ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दो सब कोई, क्या लिखे आपने, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन मतलब आयुष क्या होता है, कम करना, ठीक है। हम यहाँ पे तुम लोग को बताते हैं, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, करेक्ट वाला 40,000, हम क्या किए, क्या लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूएशन, हम 30,000 ही माइनस किए हैं, मेरे को कितना माइनस करना चाहिए था, 40,000, तो 10,000 कम माइनस किए, 10,000 और माइनस कर देंगे, राइट, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 10,000 अपने और माइनस कर देंगे, फिर क्या आएगा, हाँ वो नहीं आ रहा है, वो तो कैलकुलेट नहीं किया, हम बता रहे हैं तुमको। हाँ तो ऑब्वियसली एक्सपेंस अगर कम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा आएगा ही मेरा, तो इसलिए अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट, सही कैलकुलेट करने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। दूसरा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अपने क्या किए, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिए हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर देखो क्लोजिंग स्टॉक किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं, अगर ज्यादा इनकम होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो सिंस अपना प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद लिखो, आदर्श जो तुम्हारा डाउट था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, revenue expenditure treated as what, capital expenditure, capital expenditure। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आता है, पीएनएल अकाउंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हम मान रहे स्टेशनरी, स्टेशनरी को हमको पीएनएल अकाउंट में माइनस करना चाहिए था, हम उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके दिखा दिए, तो वो मेरा पीएनएल अकाउंट में माइनस नहीं किया हुआ है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो माइनस नहीं किया हुआ है। उसके बाद लिखो, पार्टनर्स, पार्टनर्स expected, पार्टनर्स एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन या सैलरी, रेम्यूनरेशन बोलो सैलरी बोलो, बात एक ही है, फिर भी लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में एक बार। हाँ, पार्टनर को सैलरी देना था, है ना, पार्टनर को सैलरी देना था, वो अभी तक अपने दिए नहीं, मैंने खर्चा है ना फर्म के लिए, तो खर्चा उसको माइनस करना चाहिए था, खर्चा को वो माइनस नहीं किए, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया, नहीं नहीं वैसे नहीं दिया रहेगा इसमें, इसमें बस तुम्हारा दिया रहेगा कि ये पार्टनर का सैलरी है और एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो तुमको उसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो अभी तक अपने माइनस नहीं किया, टू डिराइव नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। हाँ बस ये माइनस नहीं किया हुआ है, अपने को माइनस करना है। और लिखो, एनी अदर, एनी अदर फ्यूचर या फिर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंसेस है जो मेरे को लग रहा है कि माइनस करना चाहिएगा, उसको माइनस नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज उसको अपने माइनस नहीं किए हैं। क्वेश्चन में तुम लोग को लिख देगा कि मान लो ये रिकरिंग खर्चा है, ये हर साल होना ही है, और तुम लोग उसको माइनस नहीं किया, तो क्या करेगा, माइनस नहीं किया तो माइनस कर दो, बस सिंपल सा बात है। समझ में आया, बस यहाँ पे ये क्रॉस डाल के तुम लोग लिख लो इससे क्या क्या माइनस हो रहा है। इतना बड़ा देगा नहीं तुम लोग को, हार्डली 2-3 तो प्लस माइनस करने देगा, सारा नहीं दे देगा। ये हम तुम लोग को एक बार में बता दिए कि क्या क्या प्लस माइनस होता है, लेकिन तुम लोग को एक बार में 5-10 चीज नहीं देगा, 2-3 चीज ही हार्डली देगा। अच्छा इसके बाद क्या आएगा मेरा, अब फाइनल चीज, अब इसके आगे और कुछ नहीं है। अब क्या आएगा मेरा, करेक्ट प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आएगा, करेक्ट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट अब मेरा आ जाएगा।
समझ में आया? तो देखो ये क्या आ रहा है, ये जो आपने निकाले हैं ये क्या है? यस, नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, ये अपना आया है, राइट? तो मेरे को बोलो अपना गुडविल को वैल्यू करने का कितना मेथड है बिना देखे? 3 बोलो। पहला एवरेज प्रॉफिट्स, दूसरा सुपर प्रॉफिट्स, तीसरा कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अभी आपने कौन सा प्रॉफिट देखे? एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। इसके अंदर कितना पार्ट है? 2 पार्ट, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अभी आपने कौन सा स्टार्ट किया? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें अपने को क्या करना है? गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है? अपने को दिया हुआ रहेगा, और एवरेज प्रॉफिट्स अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट्स का क्या है फॉर्मूला? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ ऑल इयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा? अपने को मिक्स्ड प्रॉफिट्स दिया हुआ रहेगा, अपने क्या क्या चीज ऐड करेंगे? बोलो, देख के बोलो, बट बोलो। अब नॉर्मल लॉसेस, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या क्या माइनस करेंगे? अब नॉर्मल गेन्स, क्योंकि वो क्या कर रखे हैं आपने, गेन है, इनकम है, उसको ऐड कर रखे हैं, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन को माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन को माइनस करेंगे। इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको माइनस करेंगे। अगर कोई पार्टनर का एक्सपेक्टेड सैलरी कमीशन वगैरह है जो माइनस नहीं किए हैं, उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और एनी अदर फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस है। हाँ। तो मेरा क्या आ जाएगा? करेक्ट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएगा। यहाँ पे वही नॉर्मल सब बात यहाँ इस चैप्टर में तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं बनाना है, नॉर्मल बस नॉर्मली कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन ये सब कुछ नहीं है इस चैप्टर में। और आगे करना है कि यहाँ तक रहने दे आज? ठीक है, आज का क्लास अपने यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट डे अपने वेटेड और एवरेज सीखेंगे और फिर आगे इसका सम्स करेंगे। चलो बाय बाय।